नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज वाले वीडियो में हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा अगला एक्ट। कि भाई इससे पहले वाले एक्ट में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने एक्ट पढ़ा था 1853 का चौथा चार्टर अधिनियम। कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? चौथा चार्टर अधिनियम। और हमारा अगला टॉपिक क्या है कि आज वाले एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? आज वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई भारत शासन अधिनियम में क्या क्या काम किए गए या किस लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो अगला हमारा जो एक्ट है वो भारत शासन एक्ट है, या इसी एक्ट को क्या कहा जाता था? इसी एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आज वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 1858 का गुड गवर्नेंस एक्ट या भारत शासन एक्ट 1858। बात आती है कि भाई सबसे पहले वही चीजें देखनी होती हैं हमको कि भाई जब ये एक्ट आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन कौन था। तो जब ये एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन कौन था? उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन था आपका, ब्रिटिश की जो क्राउन थी वो थी अलेक्जेंडर विक्टोरिया, अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। कि जब भी आपसे पूछा जाए कि 1858 के एक्ट के समय विक्टोरिया, ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए कि 1858 के एक्ट के टाइम पे ब्रिटिश की क्राउन कौन थी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश की क्राउन कौन थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। भारत शासन अधिनियम 1858 एक्ट आया था, उस टाइम पे ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ब्रिटेन का पीएम उस टाइम पे कौन था? पामस्ट्रोन। ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामस्ट्रोन उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम थे। कौन थे? ब्रिटेन के पीएम। तो ब्रिटेन के पीएम का जब भी जिक्र आता तो 1858 के टाइम पे ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामस्ट्रोन। उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब भी बात की जाती है 1858 के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों देखिएगा, इस एक्ट को भारत में लाने का प्रावधान किसने, इस एक्ट को प्रस्तावित किसने किया? तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 1858 वाला एक्ट भारत में लाने के लिए इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो प्रस्ताव दिया था लॉर्ड स्टेनले ने। किसने दिया था? लॉर्ड स्टेनले ने। अब देखिएगा कि लॉर्ड स्टेनले ये बात कहेंगे कि भैया भारत में अगला एक्ट जाना चाहिए, या प्रस्तावित करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगला एक्ट, जिसका क्या नाम रहेगा? भारत शासन अधिनियम 1858। ये एक्ट भारत में आने के कारण क्या थे? कि भाई आपसे पूछा जाए कारण के बारे में, कि आपसे कहा जाए कि 1858 का एक्ट भारत में आया क्यों था, तो 53 वाला जब हमने एक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने क्या चीजें पढ़ी थी कि एक तो कंपनी के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो कंपनी के एकाधिकार को 1853 के एक्ट में कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? कंपनी का एकाधिकार, कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या बढ़ा दिया गया था? अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया था। तो सबसे पहला कारण यह था कि कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ाना ही इस अगले एक्ट के आने के कारण में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कह दिया जाता है कि अब आप जब तक चाहेंगे तब तक शासन करेंगे, लेकिन वहां पे कंडीशन ये लगा दी जाती है कि जब भी अब आपसे शासन लिया जाएगा तो वो किसके अधीन आएगा? रानी के अधीन आएगा। अब कंपनी को जैसे ही एकाधिकार दिया जाता है तो कंपनी अपनी नीतियों में बहुत परिवर्तन कर देती है, लोगों के साथ व्यवहार उनका बहुत खराब हो जाता है। तो इसी एक्ट की वजह से 1853 के चौथे चार्टर अधिनियम की वजह से आपका जो है कौन सा आंदोलन होता है? 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या था? कि कंपनी को एकाधिकार दे देना। कौन से एकाधिकार का दे देना? प्रशासनिक एकाधिकार को दे देना, जिससे कंपनियां गलत नीतियों से जो है भारत में शासन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको ये लगने लगता है कि अब हमारा जो है यहाँ पे शासन खत्म नहीं होने वाला है। और भारतीयों को पहली बार इस चीज का एहसास कब होता है? 1853 के चौथे चार्टर अधिनियम से ही भारतीयों को ये लगने लगता है कि अब हम पूर्णतः गुलाम हो गए हैं। कि भाई गुलामी तो पहले से झेल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये शब्द कहा गया कि अब कंपनी अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भारत में शासन करने वाली है, रुकने वाली है, तो वहीं से जो है किसकी शुरुआत हो जाती है? 1857 की क्रांति हो जाती है। और 1857 की क्रांति होने के बाद जब स्थितियां ज्यादा खराब होने लगती हैं तो वैसे ही आपकी जो क्राउन होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अब ऐसा करिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करिएगा और अब हम भारत की सत्ता को अपने हाथ में लेंगे। तो दो कारण थे कि एक तो कंपनी के एकाधिकार को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ाना, और दूसरी कंपनी की नीतियों के कारण। कंपनी की नीतियों के कारण जो है आपका अगला एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आएगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तावित कौन करेगा? लॉर्ड स्टेनले। देखिएगा, जब
बात आती है कि भाई अब कारण तो हो गए कि भाई कारण क्या क्या थे, तो मैंने आपको कारणों के बारे में बता दिया। कंपनी के एकाधिकार को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ाने से क्या हुआ, कंपनी की नीतियों ने परिवर्तन आया और कंपनी बहुत गलत व्यवहार भारतीयों के साथ करने लगी, जिसके बाद 1857 की क्रांति हुई और बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो गई। तो मतलब कंपनी को ब्रिटिश की क्राउन को पहली बार ये लगा कि अब लगता है कि पूरे भारत वाला जो एरिया है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे भीषण आंदोलन चल रहा था, 1857 की क्रांति चल रही थी और जगह जगह पे जो है आए दिन नई नई घटनाएं सुनने को मिल रही थी। रोष इतना ज़्यादा बढ़ गया था भारतीयों में कि वो भारतीय कंपनी को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। भारतीय लोग जो है भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। तो उसी टाइम पे 1858 में ये एक्ट आता है और इस एक्ट के थ्रू क्या काम किए जाते हैं, देखिएगा कि जब भी कार्यों की बात की जाती है तो पहला कार्य क्या किया जाता है, पहला कार्य ये किया जाता है कि 1 नवंबर 1858 को क्या किया जाता है, भारत में पहला दिल्ली दरबार की घोषणा की जाती है। पहला शाही दरबार लगाया जाता है। क्या 1 नवंबर 1858 को पहला शाही दरबार लगाने की घोषणा की जाती है। तो पहला शाही दरबार कब लगाया गया, 1 नवंबर 1858 को। कहाँ लगाया जाता है, जब भी पहले शाही दरबार की बात की जाती है तो पहला शाही दरबार लगाया जाता है इलाहाबाद में। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पहला शाही दरबार कहाँ लगाया गया, तो पहला शाही दरबार 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लगाया गया। आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने शाही दरबार लगाए गए, तो भारत में टोटल 4 शाही दरबार लगाए गए और जिसमें पहला शाही दरबार आपका कहाँ लगा, इलाहाबाद में, और बचे हुए 3 शाही दरबार कहाँ लगाए गए, दिल्ली में लगाए गए। उसके बाद देखिएगा दूसरा काम क्या किया जाता है कि भाई जैसे ही इस चीज़ की घोषणा की जाती है भारत में शाही दरबार लगाया जाएगा, तो शाही दरबार लगाने के बाद ये घोषणा की जाती है कि अभी तक भारत का जो गवर्नर था, भारत का गवर्नर था, वो उसका क्या किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। उसको प्रमोट करके क्या बनाया जाएगा, भारत का वायसराय बनाया जाएगा। भारत का वायसराय बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वायसराय की जब भी बात आती है तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, और इन्हीं को प्रमोट करके क्या बनाया जाएगा, वायसराय बनाया जाएगा। तो यही भारत के क्या बनेंगे, भारत के पहले वायसराय बनेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया, तो भारत का पहला वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, जो उस टाइम पे भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। उन्हीं को प्रमोट करके भारत का वायसराय बनाया गया। आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत का पहला वायसराय किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इन्हीं के टाइम पे जब शाही दरबार लगाया जाता है तो वहां से एक अधिकार पत्र भेजा जाता है, किसके द्वारा, राजा या रानी के द्वारा एक अधिकार पत्र भेजा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब भी आपसे बात आती है मैग्ना कार्टा की, तो मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है या मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ऐसा पत्र जिसमें क्या लिखे हों, अधिकार लिखे हों। ऐसा पत्र जिसमें अधिकार लिखे हों, ऐसा पत्र जिसमें अधिकारों का उल्लेख किया जाता है, तो उसी पत्र को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब भी आपसे बात की जाए कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो एक ऐसा पत्र जिसमें आपको मिलने वाले अधिकारों का उल्लेख किया जाता है, उस पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब पहला शाही दरबार लगाया जाता है तो वहां से एक पत्र आता है ब्रिटेन से, ब्रिटेन की रानी के द्वारा, और भारत में लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उन अधिकारों को जिस पत्र पे लिखा जाता है उसी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और उस पत्र को भारत में किसके द्वारा पढ़ा जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि क्राउन का प्रतिनिधि भारत में कौन होता है, क्राउन का प्रतिनिधि भारत में होता है वायसराय। कौन होता है, वायसराय। तो वहां से जो भी चीजें आती थी तो वो यहाँ पे किसके द्वारा लागू की जाएंगी, वायसराय के द्वारा लागू की जाएंगी। अब जैसे ही ये लॉर्ड कैनिंग या जो वायसराय रहता है वो जो उस पत्र को पढ़ता है, जो ब्रिटिश की रानी के द्वारा भारत के लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं उस पत्र को पढ़ता है, तो इस वायसराय को, उस टाइम पे भारत में इंग्लिश भाषा तो पहले से ही चली हुई आ रही थी, इंग्लिश भाषा के लिए पहले से काम हो रहा था। तो वायसराय को क्या कहा जाता है, जो उस टाइम पे जो वायसराय रहते हैं लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं को क्या कहा जाता है, पहले वायसराय को ही क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैग्ना कार्टा किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो शिक्षित व्यक्तियों ने लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा था, भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। उसके बाद देखिएगा कि जब भी बात आती है कि भाई और क्या काम किए गए, देखिए अगला काम क्या किया गया, अगला काम ये किया गया कि भाई अब भारत के लिए एक संस्था बनाई गई ब्रिटेन में। भारत के लिए एक संस्था कहाँ बनाई जाती है, ब्रिटेन में, और उस संस्था का नाम क्या होता है, भारत सचिवालय। तो जब भी भारत सचिवालय का जिक्र आता है तो आपको याद रखना है भारत सचिवालय का गठन। अगला काम जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है अगला कार्य क्या था कि भारत के लिए एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम होता है भारत सचिवालय। 1858 में एक संस्था बनाई गई
भारत सचिवालय, और इसका गठन कब होता है? 1858 के एक्ट के थ्रू। इस भारत सचिवालय को बनाया कहाँ जाता है? तो इस भारत सचिवालय का गठन किया जाता है लंदन में। किसके द्वारा किया जाता है? स्टैनले के द्वारा। कि भैया ये प्रस्ताव लाता कौन है? स्टैनले। तो इसका गठन भी किसके द्वारा किया जाता है? स्टैनले के द्वारा किया जाता है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि 1858 में जो भारत सचिवालय का गठन किया गया था वो कहाँ स्थित था? लंदन में। और एक बात कि इसके लिए इलेक्शन होते थे, लेकिन इलेक्शन भारत के लिए था तो जरूरी है, लेकिन इसके इलेक्शन कहाँ होते थे? लंदन में होते थे। इसके इलेक्शन कहाँ होंगे? लंदन में। अब देखिएगा ये संस्था काम कैसे करती थी कि भाई भारत में उस टाइम पे किसका शासन था? मतलब भारत में उस टाइम पे नियमों को लागू कौन करता है? वायसराय। अब वायसराय को कोई नियम चाहिए या कोई भी कानून बनवाना होता था तो वो किसको रिपोर्ट करता था? भारत सचिवालय को। और भारत सचिवालय कहाँ था? भारत सचिवालय था लंदन में। अब ये भारत सचिवालय को रिपोर्ट करेंगे, और भारत सचिवालय किसको रिपोर्ट करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको रिपोर्ट करती थी? क्राउन को। और जैसे ही क्राउन ने अनुमति दे दी तो वापस में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता था। कानून बनने के बाद इसको कहाँ? भारत सचिवालय में, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाया जाएगा। कानून बनने के बाद वापस ये कहाँ आता था? ब्रिटिश सचिवालय में, सॉरी भारत सचिवालय में। और भारत सचिवालय के थ्रू ये कहाँ भेजा जाता था? वायसराय के पास। और वायसराय इसको कहाँ लागू करेंगे? पूरे भारत में। ठीक है दोस्तों, ये क्रम रहता है कि भाई वायसराय और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में एक संस्था स्थापित की जाती है। किसके द्वारा? लॉर्ड स्टैनले की सिफारिश से। और इस संस्था को क्या कहा जाता है? भारत सचिवालय कहा जाता है। कहाँ स्थित थी? लंदन में। इसके इलेक्शन भी कहाँ होते थे? लंदन में। और इसका काम क्या रहता था कि अगर भारत को कोई भी कानून चाहिए तो वो भारत सचिवालय को रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने के बाद भारत सचिवालय किसको रिपोर्ट करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको रिपोर्ट करती थी? क्राउन को। और ये कानून जो है बनाने के बाद वापस कहाँ भेजा जाता था? भारत में। और भारत में इसको लागू कौन करता था? वायसराय लागू करता था। बात आती है भारत सचिवालय किसकी सिफारिश से बनाया गया? तो भारत सचिवालय किसकी सिफारिश से बनाया गया? स्टैनले की सिफारिश से बनाया गया। जब स्टैनले की सिफारिश से बनाया गया तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत सचिवालय का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो भारत सचिवालय का पहला अध्यक्ष भी किसको बनाया जाता है? स्टैनले को बनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए भारत सचिवालय का गठन किसकी सिफारिश से हुआ, तो लॉर्ड स्टैनले की सिफारिश से। भारत सचिवालय का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? स्टैनले को बनाया गया। बात आती है कि इस भारत सचिवालय के मुख्य व्यक्ति को क्या कहा जाता था? कि भारत सचिवालय का जो मुख्य व्यक्ति रहता था उसको कहा जाता था भारत मंत्री। क्या कहा जाता था? भारत मंत्री। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता था उस टाइम पे? मिनिस्टर फॉर इंडिया। मिनिस्टर फॉर इंडिया। वर्तमान में आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी भी मंत्री की गाड़ी देखते हैं तो उसमें लिखा होता है मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? मिनिस्टर फॉर इंडिया। कि वर्तमान में क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उस टाइम पे क्या होता था? मिनिस्टर फॉर इंडिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारत के लिए एक मंत्री बनाया जाता था जो कौन होता था? भारत सचिवालय का हेड होता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा कि और क्या काम किए जाते हैं। कि जब भी बात की जाती है किया जाता है कि भारत के लिए जो ICS अधिकारी थे, भारत में जो ICS के अधिकारी थे, अभी तक उनका वेतन कहाँ से आ रहा था? ब्रिटेन से आ रहा था। अभी तक उनका वेतन कहाँ से आता था? ब्रिटेन से। लेकिन इस एक्ट में ये कह दिया गया अब ICS अधिकारियों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ICS की परीक्षा के लिए पहले कहाँ पे जाया जाता था? लंदन में। और लंदन में ही एक कॉलेज बनवाया गया था, हेलेवर्क कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये एग्जाम ICS के 1922 तक आपके कहाँ होंगे? लंदन में। और 1923 से ये एग्जाम कहाँ होने लगते हैं? आपके इलाहाबाद में। 1923 से ये एग्जाम कहाँ होंगे? इलाहाबाद में। अब इन अधिकारियों के वेतन की बात आती है तो इन अधिकारियों का वेतन जो है वो कहाँ से दिया जाने लगेगा? भारतीय राजस्व से। उसके बाद एक काम और किया जाता है कि भाई मुगलों का जो थोड़ा बहुत शासन था, मुगल शासन को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। मुगल शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। और मुगल शासन की जब भी बात की जाती है तो अंतिम मुगल शासक कौन थे आपके? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय की क्या है? शाह आलम द्वितीय को कहाँ भेजा जाता है? रंगून में। और रंगून में ही इनकी जो है क्या, इनकी डेड बॉडी को लगाया जाता है। तो रंगून की जब भी बात की जाती है तो रंगून जो है वो म्यांमार का एक शहर है। तो वहाँ पे जो है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह आलम द्वितीय को डेड बॉडी को लगाया जाता है।
और यहीं से जो है पूरी तरीके से भारत में मुगल साम्राज्य का समाप्ति कर दी जाती है। जब भी मुगल शासन की बात की जाती है तो मुगल शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मुगल शासन की शुरुआत की गई थी बाबर के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए, मुगल शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। और अंतिम मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। इनकी डेड बॉडी को लगाया कहाँ गया है? इनकी डेड बॉडी को लगाया गया था रंगून में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए चौथे चार्टर अधिनियम के बाद अगला एक्ट कौन सा आया था, तो चौथे चार्टर एक्ट के बाद अगला एक्ट आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी को गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है। जब ये एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिश का क्राउन कौन था? ब्रिटेन की क्राउन थी उस टाइम पे अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया, और उस टाइम पे ब्रिटेन का पीएम कौन थे? आर्मस्ट्रांग। बात आती भाई उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल होते हैं तो एक इस टाइम पे इस एक्ट के आने के कारण जब भी आपसे पूछे जाए कि इस एक्ट को लाने के कारण क्या थे, तो इस एक्ट के लाने के दो कारण थे। एक तो 1853 का चौथा चार्टर अधिनियम, जिसके तहत कंपनी को अनिश्चित काल के लिए प्रशासनिक एकाधिकार दिया गया और जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और यहाँ के लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, लोग खिलाफत पे उतर आते हैं और बहुत सारे आंदोलन होते हैं। और इसी का एक उदाहरण रहता है आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति इतनी बड़ी हो गई थी जिससे रानी को ये लगने लगता है कि भाई अब लगता है भारत में हमारा हिसाब किताब खत्म होने वाला है। तो उसके बाद एक एक्ट लाया जाता है, किसकी सिफारिश से? स्टैनले की सिफारिश से एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम होता है गुड गवर्नेंस एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1858। काम क्या किया जाता है कि पहली बार मतलब इस एक्ट के थ्रू ही ये बात कही जाती है कि अब भाई भारत में एक शाही दरबार लगाया जाएगा। शाही दरबार की घोषणा की जाती है और ये शाही दरबार कब लगाया जाता है? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ लगाया जाता है? इलाहाबाद में। जब भी आपसे पूछा जाए शाही दरबार कितने लगाए गए, तो टोटल शाही दरबारों की संख्या है 4, जिसमें एक कहाँ लगा? इलाहाबाद में। बचे हुए 3 कहाँ लगाए गए? दिल्ली में। और इस शाही दरबार को लगाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है कोई भी राजा रानी नहीं आते हैं, बल्कि उनके द्वारा लिखा हुआ एक पत्र आता है जिसमें अधिकारों को लिखा जाता है। तो मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने वीडियो में बता दी हैं। उसके बाद वहाँ से जो पत्र आता है उस पत्र को पढ़ा किसके द्वारा जाता है? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जब ये पत्र पढ़ा जाएगा तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं भारत के, वो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस व्यक्ति को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस व्यक्ति को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। उसके बाद भारत में जो गवर्नर जनरल होता है उसको क्या किया जाता है? प्रमोट करके क्या बनाया जाता है? वायसराय बनाया जाता है। तो जब भी आपसे अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। और उसके बाद भारत के लिए एक संस्था की स्थापना की जाती है लंदन में, जिसको क्या कहा जाता है? भारत सचिवालय कहा जाता है। भारत सचिवालय के हेड को क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री या भारत मंत्री के नाम से जाना जाता है। और ये किसकी सिफारिश से बनाया गया था? लॉर्ड स्टैनले की सिफारिश से बनाया गया था। और इसका पहला अध्यक्ष भी किसको बनाया जाता है? लॉर्ड स्टैनले को बनाया जाता है। संस्था थी कहाँ पे? लंदन में। काम क्या करती थी कि भारत में अगर छोटे मोटे कानूनों की जरूरत होती तो छोटी संसद में बना दिए जाते थे। अगर नहीं मतलब कोई बड़ा कानून चाहिए तो वायसराय किसको रिपोर्ट करता था? भारत सचिवालय को। भारत सचिवालय ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्राउन को। और क्राउन की अनुमति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता था, वापस कहाँ भेजा जाता था? भारत सचिवालय में। भारत सचिवालय के बाद ये भारत में आता था, भारत में वायसराय के द्वारा लागू किया जाता था। उसके बाद ICS अब देखिए कितनी बढ़िया आवाज है गाँव में जाकी तोहफा उफा। अगला काम क्या किया जाता है कि जो ICS के एग्जाम अभी तक लंदन में हो रहे थे उनमें जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, अब पहली बार ये कहा जाता है कि अब ICS के अधिकारियों का वेतन भी कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये बात किसमें कही जाती है? 1858 के एक्ट में कही जाती है। और उसके बाद मुगल शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। और अंतिम मुगल शासक जो होते हैं आपके कौन? शाह आलम द्वितीय। इनकी डेड बॉडी मुगल शासन को पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है। और अगले अंतिम मुगल शासक कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय। इनको कहाँ? रंगून में भेज दिया जाता है। और इनकी डेड बॉडी को कहाँ लगाया जाता है? रंगून में। उसके बाद बात आती है मुगल शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल शासन की शुरुआत बाबर के द्वारा की गई थी। उसके बाद एक और काम किया जाता है। एक काम क्या किया जाता है कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति का क्या किया जाता है? अंत किया जाता है। किसकी? हड़प नीति का अंत किया जाता है। तो हड़प नीति का अंत जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू किया जाता है? आपका 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इस संधि की भी समाप्ति कर दी जाती है। और जब भी बात की जाती है हड़प नीति का जनक, तो हड़प नीति का जनक किसको कहा जाता है? डलहौजी को
कहा जाता है। आपसे अगर बात की जाए भैया हड़प नीति का जनक किसको कहा जाता है, तो हड़प नीति का जनक कौन था, लॉर्ड डलहौजी। या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसकी भी समाप्ति कर दी जाती है। ये था आपका 1858 का एक्ट, जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है उचित रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।